Comrade Akhtar Hussain, who is also a former president of the Sindh High Court Bar Association and a member of the Pakistan Bar Council and the Judicial Commission of Pakistan. He is also, I believe, still the president of the Workers' Party, Awami Workers' Party. And president sir. अब मैं दावत दूंगा अख्तर हुसैन साहब को. आफरीदी साहब ने बार की हिस्ट्री में डिस्क्राइब की, उनका जो मुस्बत किरदार है, इस चीज़ पे भी ज़रूर रोशनी डालिएगा अख्तर साहब के आया बार में वही उसी किस्म की वाइब्रेंसी आज भी पाई जाती है और मुस्तकबिल में इसका रोल आप कैसे देखते हैं? शुक्रिया जी. शुक्रिया सलाउद्दीन साहब. मैं तो ये अर्ज़ करूँगा कि बाहर की तरफ से या हमारे मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल तो पाकिस्तान बनने के बाद ही, जब मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पास हुआ तो वहाँ से ही स्ट्रगल शुरू हो जाती, क्योंकि करारदाद मकासद आप स्टेट रिलीजन आपने मज़हब को बना दिया, और वहीं से अगर मैं कल अपनी गुफ्तगू में भी जब डेमोक्रेसी पर बात हो रही थी तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इंतखाब हो जाएं और इंतखाब के ज़रिए गवर्नमेंट कायम हो जाए. हमारे मिलिट्री डिक्टेटर्स ने भी इंतखाबात करवाए हैं और उसको कभी हमने डेमोक्रेसी नहीं माना. उसके ख़िलाफ़ बाहर और इस मुल्क के अवाम ने एक तवील जद्दोजहद की है. तो डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि पार्लियामेंट सॉवरन हो, अदलिया आज़ाद हो, मीडिया आज़ाद हो और इस मुल्क के तमाम शहरियों को बग़ैर किसी मजहबी या जिनसी तफरीक के बराबर के हकूक़ हासिल हो. इन असूलों के बग़ैर डेमोक्रेसी बेमानी. और इसके लिए एक आप देखें कि भाई 49 से लेके जो है वो एक स्ट्रगल शुरू होती है और फिर आप मार्शल लॉ का दौर आ जाता है, और हर मार्शल लॉ की, खा वो अयूब खान का मार्शल लॉ हो या खान का मार्शल लॉ हो या उसके बाद के जो ज़िया-उल हक़ का हो या मुशर्रफ का हो, उस तमाम अदवार के अंदर एक बार ने तवील और कंसिस्टेंट स्ट्रगल की है. मेरे नज़दीक जो सलाउद्दीन साहब ने बात की है कि जब मार्शल लॉ होता है तो उस वक्त तो हमारी बार यूनाइटेड होती, पूरी बार जो है वो एक क्योंकि उनके प्रोफेशन का मसला आ जाता है और जो उसके अपने रोज़गार के साथ भी उनका जुड़ा हुआ है, अदलिया के साथ, और मुल्क के अंदर भी मार्शल लॉ को कभी वकला ने एक्सेप्ट नहीं किया है और उसकी किसी भी सूरत को उसके ख़िलाफ़ स्ट्रगल की है. लेकिन जब मार्शल लॉ नहीं होता और सियासी पार्टियों की हुकूमतें कायम हो जाती हैं तो फिर हम में तकसीम शुरू हो जाती. आपने ये देखा, इसी वजह से मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो आपने नून लीग लॉयर्स फोरम, पीपल्स पार्टी लॉयर्स फोरम, तहरीक इंसाफ लॉयर्स फोरम, जो हमारी हुक्मरान तबके की पार्टियों ने, जो पार्लियामेंट्री पार्टीज़ हैं, उन्होंने अपने अपने लॉयर्स फोरम बनाए हुए हैं और वो लॉयर्स फोरम अपनी हुकूमत के सपोर्ट में या अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के नुक्ता नज़र से वो उस तहरीक में तकसीम पैदा करते हैं. कॉमन इशू क्या है? जब तक हम ये बात नहीं सोचेंगे कि हम अपने लीगल फैटर्निटी के प्लेटफॉर्म पर कुछ असूल मुतय्यन नहीं करेंगे, उन असूलों की बुनियाद के ऊपर अपने को आपको ऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे, तो ये तकसीम हम में होती रहेगी. आज भी ये है कि आपने अब अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं तो आपने 26वीं तरमीम हुई, 27वीं तरमीम आ गई, तो उसके ऊपर डिवाइड है. अब मेरे भाई हैं मोहतरम, इन्होंने कहा कि हम तो सपोर्ट करते हैं कि सही हुआ. मैं जुडिशल कमीशन में 5 साल रहा और ये बात सही है जो कल के सेशन में भी मेरे दोस्तों ने की कि उस जुडिशल कमीशन के अंदर 5 साल तक हमारी स्ट्रगल रही अपने जजों से कि भाई आप अपनी डिस्क्रिशन छोड़ें, रूल्स अमेंड करें,
क्राइटेरियाज मुकर्रर करें। और हर दफ़ा भून साहब गवाह हैं कि मीटिंग में जाने से पहले मैं चारों सूबों की बार काउंसिल्स के जो नुमाइंदे हैं उनकी मीटिंग करके जाता था एक कॉमन रेजोल्यूशन के साथ, ताकि शायद इसका किसी पर असर हो। लेकिन उस जुडिशल कमीशन के ऊपर जिसमें हमारे जुडिशल मेंबर्स की मेजॉरिटी थी, हमें एतराज़ात होते थे और उसका मुतबादल चाहते थे और उसमें तरमीम चाहते थे। लेकिन जब 26वीं तरमीम आई तो आप कभी दुनिया की तारीख में या डेमोक्रेटिक जो है वो किसी तारीख के अंदर इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई हैं कि आपको बिल के ही नहीं पता हो कि सुबह क्या आने वाला है। यानी जिस लीगल फ्रेटर्निटी के साथ आप मुंसलिक हैं, हमारे लीगल डिपार्टमेंट हमारी स्टेट का, मुझे यहाँ नीज़े बीबी होंगी, इन्होंने जिस दिन बिल सुबह आ रहा था तो इन्होंने मुझे आफ्टरनून में फ़ोन किया कि सुबह 26वीं तरमीम का बिल पेश हो रहा है और आप से हम प्रोग्राम करना चाहते हैं। मैंने कहा बिल ही नहीं है हमारे पास, तो मैं आपसे बात क्या करूँगा। उन्होंने कहा मेरे पास आ गया है, मैं आपको भेजती हूँ। उन्होंने मेरे पास बिल भेजा, रात को प्रोग्राम किया, सुबह जो बिल पेश हुआ और पास हो गया वो भी नहीं था जो शाम को मुनीज़े को दिया गया था। मतलब है ये सूरत हाल है हमारे पास। और जिस तरह की अमेंडमेंट्स की गई और जिस तरह से हुआ, अब आप कोई क्राइटेरिया के बगैर कोई किसी के अब चूँकि नॉन जुडिशल मेंबर्स की मेजॉरिटी है तो वो अपनी मेजॉरिटी से अपनी मर्जी कर लेते हैं। ये भी नहीं चलेगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात करते हैं कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, ठीक है कि उन बहसों में जब हम रूल्स में और अमेंडमेंट की बात करते थे तो ये अहमद साहब, मैं तो चूँकि मुतफ़िका नुमाइंदा था बाहर का, तमाम सारे जो हमारे ग्रुप्स हैं उसका, तो मैं सबसे मशवरा करता था। अहमद साहब से भी उन रूल्स के ऊपर कितनी दफ़ा हमने, सलाहुद्दीन साहब से भी मीटिंग की और उनसे हमने मशवरे किए। और एक हमारे पास साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का भी आया था कि साहब साउथ अफ्रीकन पैटर्न पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। तो क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट साउथ अफ्रीकन पैटर्न पर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है? ज़रा देखें तो सही कि साउथ अफ्रीका में क्या है, कि जिस कमीशन के अंदर वेमेन कमीशन का नुमाइंदा है, ह्यूमन राइट्स कमीशन का नुमाइंदा है, लेबर कमीशन का नुमाइंदा है, किसान कमीशन का नुमाइंदा है, वो तो पीपल्स कोर्ट जो है उन्होंने तसव्वुर उसका पेश किया हुआ है। हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आपने बनाई है उसके अंदर आप एक चीफ जस्टिस साहब और 6 जजों को प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से नॉमिनेट कर देता है और उनकी उम्र 68 साल कर देता है कि उनके अगले मैलाफाइडीज यह है कि अगले टर्म तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऐसे ही रहेगी उनकी नॉमिनेटेड। तो कौन सी डेमोक्रेसी है ये? किस किस्म की डेमोक्रेसी है? किस किस्म की अदलिया की आज़ादी है? और किस किस्म की लेजिस्लेशन है जो रातों रात होती है, सुबह किसी को पता नहीं चलता, अखबार में पढ़ा जाता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई है। आम कोई लॉ की अमेंडमेंट तो छोड़ दें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मेंबरों को पता नहीं होता पार्लियामेंट के कि क्या आने वाली। तो मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी का मतलब जो है वो उन तमाम इंस्टीट्यूशन की आज़ादी का है और उसके साथ उसकी जो है वो तहरीक है। अब आ जाता है हमारे लीगल फ्रेटर्निटी का रखा है कि रोल ऑफ बार जो है उसके अंदर आप देखें कि हमारे लीगल एथिक्स जो हैं उसके अंदर एक बात हमें पढ़ी है हमने कि वी ओ डिप्टी, सारे मेरे वकील भाई जानते हैं, टू द कोर्ट एंड टू द क्लाइंट, एंड थर्ड है टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। वी ओ डिप्टी टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये है पब्लिक सर्विस, पब्लिक कमिटमेंट, अवाम के फंडामेंटल राइट्स के साथ कमिटमेंट कि अवाम के जमहूरी हकूक़ का हम ना लोगों को बताएं कि उनके जमहूरी हकूक़ क्या हैं, बल्कि उनके जमहूरी हकूक़ और फंडामेंटल राइट्स के लिए स्ट्रगल करें। ये हमारा रोल बनता है बार का। और फंडामेंटल राइट्स पर भी जब जाते हैं तो कल मैंने कहा था कि सिर्फ फंडामेंटल, हमारे यहाँ आप एक और कंसेप्ट है हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। अहमद ने कह दिया कि कॉमरेड करके मुझे बुलाया, वो बात उनकी ठीक है, मुझे कोई वो नहीं है, आई एम प्राउड ऑफ बीइंग कॉमरेड। लेकिन बात यह है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कैपिटलिस्ट, एवरी कैपिटलिस्ट कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें फंडामेंटल राइट का एक चैप्टर है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी का चैप्टर है। कहते ये हैं कि ये बाज़ राइट्स हैं तो फंडामेंटल,
लेकिन हमारी इकनॉमिक्स नहीं दे सकती है, इसलिए उसको प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी में दे दिया गया है। और इतने सालों की 73 से लेके अभी 18वीं तरमीम में सिर्फ एक फंडामेंटल राइट टू लाइफ में आता है एजुकेशन का। वो एजुकेशन का राइट आपने 16 साल की तालीम कर दिया है, लेकिन आज भी 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, कोई लेजिस्लेशन नहीं। आपने आर्टिकल 25A तो बना दिया 16 साल का, लेकिन 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, बूट पॉलिश करते हैं, खेतों में काम करते हैं, भीख मांगते हैं। लेजिस्लेशन कोई नहीं है कि क्यों कैसे उनके, और वो अर्निंग फैमिली मेंबर्स हैं, 10-20 रुपए भीख मांग के ला के माँ बाप को देता है, उस बच्चे को स्कूल कैसे भेजेंगे? उसके लिए लेजिस्लेशन चाहिए। कभी हमारी बाहर ने इन इश्यूज़ को उठाने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ, जो फंडामेंटल राइट्स के हैं कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ केयर, राइट टू शेल्टर जो है, ये आपके राइट्स जो हैं ज़िंदगी के बुनियादी हक हैं, जो राइट टू लाइफ में आते हैं। और भी बुनियादी हकूक़ के हवाले से हमें मेरे ख्याल में टाइम शॉर्ट हो रहा है, हमें इसके लिए बाहर को आवाज़ उठानी चाहिए। और बाहर के अंदर जो है वो पार्टीज़, खुदारा मैं कहूँगा अपने दोस्तों को कि पार्टीज़ एफिलिएशन के बजाय बाहर के मेंबर जब आप बनते हैं तो वो बाहर के ये इश्यूज़ जो हैं प्रिंसिपल्स के, अदलिया की आज़ादी के, डेमोक्रेसी जिसको हम समझ रहे हैं कि जो इक्वल राइट्स टू द पीपल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन की जो बात है, इस हवाले से और अपने तमाम लॉज की डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से प्रोग्रेसिव बुनियादों का होनी चाहिए, इन बुनियादों के ऊपर हमें वकीलों को जमा होना चाहिए और उसके ऊपर कंटिन्यूइंग स्ट्रगल है। हमारी स्ट्रगल कंटिन्यूइंग स्ट्रगल है। कल डेमोक्रेसी और भी बेहतर हो जाए तब भी हमारी स्ट्रगल जारी रहेगी, उस वक्त तक जब तक लोगों के ये राइट्स हासिल नहीं होते। शुक्रिया। थैंक यू अख्तर साहब। अख्तर साहब, बून साहब ने बात की सिविलियंस के ट्रायल की कि किसी सूरत मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल नहीं होना चाहिए। आपको भी याद होगा क्योंकि आज हम आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में हैं, तो जो इनिशियल केस था आसमा जिलानी का केस, वो याया खान और ईस्ट पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के बावजूद उन्होंने वो चैलेंज किया था। फिर 97 में जब नवाज शरीफ साहब भी लेके आए थे मिलिट्री कोर्ट्स, उस वक्त MQM और शिया सुन्नी फसादात हो रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने पिटिशन फाइल की थी। फिर इवन आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद जब 150 बच्चे को शहीद किया गया, उसके बावजूद जब आईनी तरमीम आई थी तो उन्होंने उसके खिलाफ भी पिटिशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। कल गालिबन लॉ मिनिस्टर साहब ने, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये कहा कि अगर कोई रेड लाइन क्रॉस करता है तो फिर मिलिट्री ट्रायल होनी चाहिए, मिलिट्री कोर्ट्स जस्टिफाइड हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? वो कौन मुकर्रर करेगा कि कहाँ है रेड लाइन, कहाँ तक हम जा सकते हैं, कहाँ तक फेयर ट्रायल आपको मिलेगी और कहाँ आपको फेयर ट्रायल का हक नहीं होगा? ये कैसे तयन किया जाएगा? और बार का इसमें आप मौजूदा हालात में आप क्या रोल देखते हैं कि क्योंकि जैसे कि आपको पता है सैकड़ों लोगों को मिलिट्री ट्रायल्स हुई हैं मुजस्मे तोड़ने पे, इधर उधर पब्लिक प्रॉपर्टी की डिस्ट्रक्शन पे, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए ना सलाउद्दीन साहब, पहली बात तो असूली है कि भाई मेरे ख्याल में भून साहब ने भी उससे एग्री किया है कि हम किसी तरह से भी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसको हर सूरत में रजिस्ट करना चाहिए। लेकिन मैं इससे ज़रा आगे वाली बात आपसे कर रहा हूँ कि क्यों इस वक्त मुतहर्रिक होने की ज़रूरत है लीगल फ्रेटर्निटी को, और कहाँ आपने जो अनुमान रखा है डेमोक्रेसी का। जब हमारे एक मिनिस्टर साहब कहें कि भाई हम हाइब्रिड रिजिम हैं और दूसरे प्राइम मिनिस्टर साहब कहें कि हम कॉन्ट्रैक्ट में हैं, पार्टनरशिप में हैं, और वो पार्टनरशिप किसके साथ है? मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, तो फिर डेमोक्रेसी कहाँ है? फिर क्या वकला का आज रोल नहीं बनता है कि वो इस मुल्क में एक ट्रू पार्लियामेंट्री फेडरल रिपब्लिक कायम करने के लिए स्ट्रगल करें? स्ट्रगल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लेवल पर एक होगी और वकला के लेवल पर एक होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वकला कोई सियासी पार्टी है,
लेकिन वकला में समझता हूँ कि हमारे मुल्क के तजर्बात के तहत हमारी जो सियासी पार्टियाँ हैं, बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उनसे ज़्यादा वकला जो है वो ज़्यादा बाशऊर हैं, उनको हम तसव्वुर करते हैं ज़्यादा बाशऊर, और उस शऊर के साथ वो अपने को भी मनज़म करने की बात करें और अवाम में भी आगाही पैदा करें कि किस तरह से इस मुल्क के अंदर एक ट्रूली इसको फेडरल रिपब्लिक बना सकते हैं। क्योंकि जिस हद तक मैं समझता हूँ कि जो फोर्सेस, इसमें वो भी बात है कि हमारे कई एक लीडर्स जो हैं बाहर के, वो आके कह देते हैं कि हमारा सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। अरे भाई, वकील से ज़्यादा किसका ताल्लुक़ सियासत से है? लेकिन फ़र्क यह है कि कोई अपनी सिर्फ पेट की सियासत करना चाहता है, कोई पब्लिक सर्व करना चाहता है, अवाम की सियासत करना चाहता है। तो इसलिए हमें इस शऊर को उजागर करना चाहिए कि वी ओ ड्यूटी टू द पीपल, पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विस, लोगों को फंडामेंटल राइट्स की आगाही देना, मुल्क के अंदर जमहूरी, ट्रू जमहूरी इंस्टीट्यूशंस के कायम करने के लिए सर्व करना, मुतहर्रिक करना, ये हमारी वकला बरादरी का फ़र्ज़ है। अब आप ये जितनी आप देखें ना कि आप जमहूरियत का हिस्सा जो है वो आप वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, पीका लॉ जो है, इससे ज़्यादा ब्लैक लॉ ऑन हिस्ट्री हो सकते हैं, जिनके तहत जो है वो ईमान मज़ारी को भी और हादी को भी सज़ा हुई है, और बहुत सारे सहाफ़ी सफ़र कर रहे हैं। आज तो उस स्टेज पर हम चले गए हैं डेमोक्रेसी के कि 50 आदमियों की हम मीटिंग प्रेस क्लब के अंदर भी नहीं कर सकते हैं, इतनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। मार्शल लॉ से ज़्यादा मैं आपको एक ना सिर्फ वकीलों का और एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिहाज से आपको ये बता रहा हूँ कि आज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड एक्सप्रेशन जो है इंतहाई दर्जे पर जो है उसका डाउनफॉल है, और उसको हम फेस कर रहे हैं। वो हम कराची में हम रहते हैं तो हमेशा आर्ट काउंसिल या कराची प्रेस क्लब जो है सेंटर होता था पॉलिटिकल एक्टिविटी का, आज नहीं कर सकते आप। इसलिए ये लॉज जो बन रहे हैं, ब्लैक लॉज, उनके खिलाफ स्ट्रगल करना, इस मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को आप होल्ड करना। जिस तरह से आप देखें ना, मेरे भाई कहते हैं कि पेंडेंसी ऑफ केसेस, भाई हम भी कहते हैं कि पेंडेंसी 50 साल से ज़्यादा उसको जो है वो रद्द करते हैं, लेकिन आप 2 मिलियन से ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं हमारे कमीशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेकिन 82% केसेस लोअर कोर्ट्स में हैं, सिविल अदालतों में है, 82% पेंडेंसी। तो उसके लिए क्या किया गया है? ये मैनेज्ड है भाई। जितना आपने सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर दिया है, आज देयर इज नो मोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब उसके साथ से पाकिस्तान का लफ्ज़ काट दिया गया है, वो एक सुप्रीम कोर्ट सिर्फ रह गई है। सिर्फ चीफ जस्टिस साहब को खुश करने के लिए, उनको जब तक वो हैं उस वक्त तक वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाते रहेंगे। इससे ज़्यादा कोई ब्लैक बात हो सकती है? अब आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जिस तरह से आप जब बनाई है, वो उस जब अच्छी कोर्ट बनेगी तो हम भी उसको देख लेंगे, उसकी लेजिस्लेशन तो सामने लाएं। हम तो मौजूदा लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं कि जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो नॉमिनेटेड है प्राइम मिनिस्टर की, और वो उनको अगले इलेक्शनों तक वो रहेगी 68 साल की उम्र तक, और उस वक्त तक जो काम भी हो रहे हैं वो आपके सामने है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आपके सामने है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी आपके सामने है। तो क्या वकला को इस वक्त अपनी आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? इसलिए वकला को हम समझते हैं कि कतई नज़र पॉलिटिकल एफिलिएशंस के, जो आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं वो अपनी जगह रखें, लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशन आप जो कि बार के और लीगल फेटर्निटी के हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन तमाम ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के हवाले से बल्कि उन लॉज के हवाले से जो ब्लैक लॉज हैं और रिप्रेसिव लॉज हैं, उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। इसके बगैर कोई जमहूरियत और कोई जमहूरियत की तहरीक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक वकला लोगों में ये शऊर न पैदा करें। थैंक यू अख्तर साहब। अख्तर साहब, भून साहब ने जिक्र किया कि अदलिया ने की बड़ी भयानक तारीख रही है सुप्रीम कोर्ट की। एक व्यू पॉइंट ये भी है कि जब जजेस कोई रेजिस्ट करते हैं तो उनको भी निशाना बनाया जाता है। अब और उससे एक मैसेज भेजा जाता है
उस वक्त के भी जजेस को और फ्यूचर जजेस को कि आप इस्टेब्लिशमेंट को टेक ऑन ना करें। एक मिसाल हमारे सामने है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जहां कुछ जजेस ने लेटर में बाकायदा लिखा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले हमारे फैमिली मेंबर्स को एबडक्ट कर रहे हैं, उनके बेडरूम से कैमरास बरामद हुए, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस आई। बाकी सारे हाई कोर्ट से पूछा गया, उन्होंने कहा जी हाँ हमारे यहाँ भी इंटरफेरेंस होती है। उसके बावजूद 3 चीफ जस्टिसेस आई थिंक ये शुरू हुआ था बंदयाल साहब के टाइम में, फिर काजी फाइज ईसा साहब के टाइम में भी ये इशू रेज हुआ मगर कोई एक्शन नहीं हुआ, और अब याया अफरीदी साहब के भी दौर में और अब अमीनुद्दीन साहब के भी दौर में कुछ नहीं हुआ। क्या आप समझते हैं कि जब ऐसे इश्यूज पे जुडिशरी की तरफ से भी और बार की तरफ से भी खामोशी होती है तो आप आइंदा भी जुडिशरी में मौलवी तमीज़ुद्दीन टाइप केसेस ही डिसीजंस ही पैदा कर रहे हैं? कोई सेंसिबल जज, रैशनल जज अभी रेजिस्टेंस के पाथ की तरफ नहीं जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ ही गामजन होगा? देखिए ना सलाउद्दीन साहब, बात यह है कि ये आपकी सारी बात जो है ना, ये फिर मैंने पहले आपसे कहा कि जब आपकी पार्लियामेंट्री सॉवरेन नहीं हो, जब आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल ये हो, और जब उसकी जिसको आप कह रहे हैं कि एडमिटेडली हाइब्रिड रिजिम हो और पार्टनरशिप के साथ जो है वो गवर्नमेंट चला रहे हों, तो फिर कौन उनकी अकाउंटेबिलिटी करेगा? इन चीज़ों को कौन तफ्तीश कराएगा या करेगा जहां जजेस कहते हैं कि सब हम महफूज नहीं हैं या उन पर प्रेशर्स आते हैं या उनके बारे में ये चीज़ें की जाती हैं? तो कोई ऐसी, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये सारी बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। ये डेमोक्रेसी के साथ जुड़ी हुई बातें हैं कि किस किस्म की डेमोक्रेसी क्या है। जो पहले ही मैंने आपको तारीफ़ के लिए कहा कि उसमें जब तक पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी नहीं होगी, जब तक आपकी प्रेस की आज़ादी नहीं होगी और आप जुडिशरी आज़ाद कोई अलग से होके तो नहीं हो जाएगी। तो ये कंटिन्यूइंग, मैंने तो पहले आपके सवाल का जवाब दे दिया कि कंटिन्यूइंग स्ट्रगल है इस मुल्क के अंदर, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ के अंदर। और जहाँ आप ये देखें कि मैंने एक जुमला कहा था कि जो इकनॉमिक्स में होगा वो पॉलिटिक्स में भी होगा, और जहाँ आपका मोर देन 45% कैपिटल फ़ौज के पास हो, और जहाँ 92 लाख एकड़ लैंड जो है वो फ़ौज ले ले। पहले तो इंडिविजुअल अलाटमेंट्स होती थी और दे बिकेम प्रोटेक्टर ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। अब वो कहते हैं कि ज़मींदारी भी हम चलाएंगे, मिलें भी हम चलाएंगे, PIA को भी वो चलाएंगे, दूसरी कॉरपोरेशंस को भी वो चलाएंगे, तो पॉलिटिक्स भी वो चलाएंगे। तो इसमें कमिटमेंट तो सिर्फ बाहर की बात नहीं है, कमिटमेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की है कि सियासी पार्टियों का क्या रोल बनता है कि वो किस तरह से अपने को इससे आज़ाद करवाती हैं और उनको पॉलिटिक्स से बाहर करती हैं, इकनॉमिक्स से बाहर करती हैं, इकनॉमिक्स अपने हाथ में लेती हैं। बहुत बड़े सवालात हैं। ये सिर्फ हमारा ये नहीं है, हम इसको बड़े महदूद पैमाने पर इसको देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो है उन्होंने प्रेशर क्रिएट कर दिया किसी जज के ऊपर और किसी के ऊपर। वो तो पूरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर, पूरे सिस्टम के ऊपर बैठे हुए ना। तो उस सिस्टम के खिलाफ जो हम प्रिवेल कर रहा है उसके तरफ मैं मतवज्जो करना चाहता हूँ अपने दोस्तों को भी और बाहर को भी और सियासी पार्टियों को भी कि भाई उस सारे सिस्टम के बारे में सोचें कि किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है। एक अपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी कहती है मैं सियासी पार्टियों से बात नहीं करूंगी, मैं भी जाके उन्हीं से बात करूंगी। मतलब वेयर इज डेमोक्रेसी, वेयर इज कमिटमेंट? इसलिए जो है वो सारी तरफ है, सियासी पार्टियों की तरफ भी है, हमारी तरफ भी है, और हम उस सोसाइटी का हिस्सा हैं। उसके अंदर आप जो अपने आप को सबसे ज़्यादा क्रीम ऑफ सोसाइटी कहते हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहते हैं, सबसे ज़्यादा बाशऊर समझते हैं आइन के बारे में, कानून के बारे में और तारीख़ के बारे में, उनके लिए मैं जो है वो अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो कतई नज़र पॉलिटिकल एफिलिएशन के किसी कोई प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करें और लोगों के अंदर भी अवेयरनेस पैदा करें और कोई तहरीक मनज़म करने की बात करें जो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हो। शुक्रिया। शायद आफरीदी साहब आप भी इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? ऐड करना चाहता हूँ कि जजेस साहिबान होते हैं, उनके पास बंदूक की ताकत नहीं है, उनके पास कानून और कलम की ताकत है। चाहिए ये
कि सियासी जमातें जो हैं उनके पास एग्जेक्टिव के इख्तियारात होते हैं, उनके पास हुकूमती इख्तियारात होते हैं, चाहिए उनको कि वो उनको प्रोटेक्ट करें, बजाय ये कि जज साहिबान ख़ुद प्रोटेस्ट करके इस्तीफ़ा दें या वो करें। सियासी जमातों को और सियासी हुकूमतों को उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। थैंक यू। अख्तर साहब, एक आपसे मजीद सवाल, आपने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का सवाल पूछने थे। जी अभी टाइम है, वी हैव टाइम फॉर दैट। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का आपने जिक्र किया, आप खुद भी जुडिशल कमीशन के मेंबर रहे हैं 5 साल। 26वीं तरमीम के बाद पहली जब नामजदगी होनी थी आईनी बेंच की, तो उसमें 7-5 का वोट था गालिबन। 5 जिसमें ज़्यादातर जज साहिबान थे, उन्होंने कहा कि सीनियरिटी के लिहाज से ही आईनी बेंच में जजेस मुरतब होने चाहिए। आपका वोट गवर्नमेंट के अराकीन के साथ था कि जस्टिस अमीनुद्दीन को और फिर 5-6 जो और बने थे उनको अपॉइंट किया। उसका रैशनल क्या था, और क्या आप अपने उस फैसले से और फिर आपने आईनी बेंच की कारकर्दगी और फिर जो अब वफाकी अदालत बनी है उसकी कारकर्दगी भी देखी है, तो आप क्या उस अपने फैसले से मुतमईन हैं या उसकी क्या रैशनल था? नहीं, देखिए अहमद साहब, आप उसकी जुडिशल कमीशन की डिटेल में जाना चाहते हैं। मेरा क्या उस सारे सिस्टम से प्रोटेस्ट करके रिज़ाइन करना ही इसका सबूत नहीं है कि मैं उसको सही नहीं समझता? क्योंकि जब आप बात यह है कि एक नई लेजिस्लेशन, नई जो है वो अमेंडमेंट आई है, उस अमेंडमेंट के आने के साथ उसका मसला ये था कि भाई उसके रूल्स कैसे फ्रेम किए जाते हैं, उसे किस तरह से आप आगे मूव कर रहे हैं। तो उस वक्त उस स्टेजेस के ऊपर जो है जो चीज़ें जितनी भी हो रही थी, मसला यह है कि ट्रांसफ़र्स का मसला है कि दूसरी हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करके लाएं। उसके ऊपर हमने कहा चलें, आपने अमेंडमेंट कर दी है तो आप ट्रांसफ़र तो कर सकते हैं कि बगैर कंसेंट के, लेकिन सीनियर मोस्ट कैसे हो सकते हैं? वो सीनियर मोस्ट के ऊपर जो है एतराज़ात थे। उसके ऊपर जब फिर वो वोटिंग, मतलब है वहाँ कोई हमारा सारा झगड़ा पुराना ज़माने में 5 साल ये था कि क्राइटेरियाज के ऊपर जाएं, आप उनके ऊपर जाएं, आप सिर्फ जो है वो वोटिंग की तरफ मत जाएं। फिर एक वोटिंग से 6-6 हो जाते हैं हम, तो चीफ जस्टिस साहब का उधर वोट दे देते हैं तो वो भी हो जाता है। तो दैट वाज द रीज़न। जितना भी हो रहा था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन रही थी या जो जजेस की जो है वो जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रहा था, उन सारी चीज़ों से मैं सेटिस्फाई नहीं था। तभी तो मैंने कहा कि भाई अंदर मैंने क्या कहा है, कहाँ वोट दिया है, किधर किया है, वो तो लोगों को पता नहीं है। आप बाहर बैठे हुए कहते थे अख्तर साहब भी शामिल हैं। तो मैंने, मेरे दोस्त हैं मतलब बनाने वाले, जिन्होंने हमेशा मुझे जुडिशल कमीशन में सपोर्ट किया और बनाया और नॉमिनेट किया, और उसमें नॉमिनेशन में तो सारे आपके ग्रुप के सारे लोग भी कहते थे कि अख्तर को ठीक है करो आप, लेकिन यूनानिमस होता था। लेकिन बात यह है कि मैंने तो यही कहा कि मैं यूनानिमस विल का नुमाइंदा हूँ, और आज बाहर डिवाइडेड है और ये फंक्शनल मुझे सही नहीं लग रहा है। ये वहीं फिर स्क्वायर वन पर हम खड़े हैं, तो उससे सेटिस्फाइड नहीं था, तभी तो मैंने प्रोटेस्ट में रिजाइन किया था और बाहर आया था। थैंक यू अख्तर साहब। आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए ना, बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर बुनियादी बात यह है कि आप अमेरिकन सिस्टम की जो बात कर रहे हैं, तो वहाँ डेवलपमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम की तारीख भी देख लें कि भाई उनकी पार्लियामेंट्री डेवलपमेंट क्या है, और हम अभी फ्यूडल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी में बैठे हुए हैं। इस फ्यूडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी की ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो फौज से भीख मांगती हैं, इक़्तिदार मांगती हैं। इसको देखें आप ज़रा। हम कह देते हैं कि वहाँ का है, हम यहाँ तो यह है कि भाई अब इस कमीशन के अंदर आया है नए उसमें कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कि एवरी मेंबर ऑफ कमीशन हैज़ राइट टू नॉमिनेट। ठीक है जी। और आप ये देखें कि 5 अगर वैकेंसीज हैं और 13 मेंबरों का कमीशन है, तो 5-5 13 करते हैं तो 65 आदमी हो गए। वो 65 आदमी नॉमिनेट हो गए जाते हैं। उनको यही मेरा इस पर रूल्स पर भी झगड़ा था कि भाई कोई स्क्रूटनी कमेटी तो बना दें कि कहीं पर जो 4-5 आदमी स्क्रूटनी बना के उनको असेस करेंगे 65 आदमियों को, ना कि वोटिंग में डाल दें कि वोट करवा दें। मतलब है प्रेजेंट सिस्टम फ्लॉड है।
मतलब है फ्लॉ हैं इसमें। इसको ये अमेंडमेंट्स जो हैं उनको हम समझते हैं कि पब्लिक क्रिटिसिज्म के लिए कम से कम बार के पास और पब्लिक के पास जानी चाहिए कि किस तरह से उनको ठीक किया जा सकता है। और फिर बुनियादी बात पार्लियामेंट की आ जाती है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज़ का सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ठीक होना पड़ेगा कि वो फौज के नरगे से निकलकर इंडिपेंडेंट और सावरन पार्लियामेंट बनाए। थैंक यू अख्तर साहब। दूसरा जो सवालात हैं वो मुख्तसर रखें सर। सवाल मैं बरखुरदार, आपको शायद नहीं पता, एक हर जज जो जितने लगे हैं, ये मेरा इख्तियार नहीं था कि उनको लगाना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। ये आईन ने तरमीम करके उनको ही कहा। बाकी लैंडमार्क जजमेंट ये मैंने नहीं, चौधरी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने लगाए थे। और हर बंदे को पता होना चाहिए ये 15-15 साल से जज हैं। इसलिए ये डिस्टिंक्शन करना कि ये एहसन बून का पसंदीदा है या राजा सलमान अकरम का पसंदीदा है, ये हमारा काम नहीं है। थैंक यू बून साहब। मगर जब चौधरी साहब ने लगाए थे उस वक्त तक उन्होंने कोई जजमेंट्स नहीं लिखी थी। शायद सवाल ये था कि बाकी के 15 सालों में कोई जजमेंट लिख पाए या नहीं। मगर बहरहाल आगे चलते हैं। जी सवाल छोटा होना चाहिए। है काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम सबको। बून साहब ने सिंध के जजेस का जिक्र किया और मैं क्योंकि सिंध से ही कराची में प्रैक्टिस करती हूँ, उस दौर के जजेस जस्टिस वजीउद्दीन अहमद हो गए, सबीउद्दीन अहमद साहब हो गए, जितने जजेस थे दे आर दिस आउट क्लास जजेस। और एक वक्त था कि कराची के सिंध हाई कोर्ट के जजमेंट्स ऐसे होते थे कि लैंडमार्क जजेस में होते थे। देखिए हम लोग जहाँ अच्छा काम हो रहा है वहाँ अच्छा काम हो रहा है। अब लाहौर इतना अच्छा काम कर रहा है कि हमें जेलसी होती है कि सिंध में वो काम नहीं हो रहा। और लाहौर वैसे भी बहुत डेवलप हो गया। ये तो आपकी राय है ना, सवाल यही है। मैं जी सवाल ये आपने कहा ना कि आप बहुत बुरे हो गए, तो उसका जिम्मेदार कौन है कि सिंध हाई कोर्ट में ये जजेस जो अपॉइंटमेंट हुई है इनका जिम्मेदार कौन है? आप बिलीव करें कि हमारा अपेयर होने को दिल नहीं चाहता उन जजेस के सामने। थैंक यू जी। एक पीछे वो 6 रो पे बहुत उन्होंने 2-3 सवाल एक साथ रह लेते हैं। जी मुझे जवाब दे दें। एक और सवाल पहले ले लें। सर मेरा एक लास्ट मेरी भी एक क्वेश्चन सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। इनफैक्ट इस सारी डिस्कशन में अफरीदी साहब, बून साहब और हमारे अख्तर साहब, बल्कि आप भी पैनल में शामिल हैं। कंडक्ट करना तो और बात है, चूँकि आपके सवालात जो हैं वो आए दिन चैनलों पे, टीवी पे और फिर कोर्ट्स में भी आपकी पिटिशंस देखते हैं। वेदर ऑल वी बिलीव द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, लिटिल बिट मैं नहीं इस बात में पढ़ रहा कि ये पार्लियामेंट का क्या स्टेटस है। जैसे अभी अमेरिका की बात, इफ देयर इज सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट एंड वी बिलीव, तो देन मेरे ख्याल के मुताबिक हमें पार्लियामेंट के डिसीजन को मानना चाहिए। आपसे मेरा सवाल है अख्तर साहब, आप काफ़ी अरसे से यू आर इन द जुडिशल कमीशन और मीटिंग्स में आप बैठते हैं और आई अप्रिशिएट योर गुड सेल्फ। आपका एक्सक्लूसिव हमेशा जो वर्शन होता है वो हम तक पहुंचता भी है। आप इस बात को आज काइंडली इस्टेब्लिश करें कि वेदर वी बिलीव टू द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट, if we believe the supremacy of the parliament, then we believe the constitution, or we are now having constitutional approach. Thank you. आन मजारी का फैसला जो 17 साल सजा दी है वो सही है। दूसरा इनका सवाल ये था कि आप क्या
पार्लियामेंट की बालादस्ती में यकीन रखते हैं, और अगर पार्लियामेंट की बालादस्ती में यकीन रखते हैं तो फिर उनका जो भी फैसला है वो आपको तस्लीम करना ज़रूरी है। यही था। देखिए पार्लियामेंट की बालादस्ती पर यकीन रखता हूँ, लेकिन पार्लियामेंट पर तनकीद का हक भी मेरा है, उसके फैसले पर, उसका फैसला सही है या उसका फैसला गलत है। अगर पार्लियामेंट कोई गलत ला, पीका ला पार्लियामेंट ने बनाया, वाई वी क्रिटिसाइज पीका ला, वाई वी क्रिटिसाइज द ब्रेक लॉज पास बाय द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की बालादस्ती का ये मतलब नहीं है कि वो स्याह सफ़ेद के मालिक हो गए हैं, जो मर्जी या करेंगे तो अवाम को क्रिटिसिज्म का हक नहीं होगा। हम उसकी पार्लियामेंट की जो है अवाम बालादस्त हैं, पार्लियामेंट के ऊपर भी तनकीद का हक अवाम रखते हैं। इवन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पर भी तनकीद का हक हमारा है आइन के दायरे में। तो इसलिए हम जो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट की है, इस वजह से उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि वो, मतलब भून साहब ने सही कहा कि भाई वो पार्लियामेंट ने बनाई है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, लेकिन पार्लियामेंट ने बनाई है जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, उस पर हमें तनकीद का हक है कि वो गलत बनाई है, गलत तरीका है, नॉमिनेशन के जरिए से नई जजेस को अपॉइंट किया जा सकता। मेरे नज़दीक, किसी के नज़दीक सही भी हो सकता है। तो ये बात है। दूसरा, शुक्रिया। शायद दानिश साहब, तो भाई उनका तो भाई हम गलत समझते हैं, हम कब उनके फैसले को सही समझते हैं? हम तो कह रहे हैं कि भाई वो गलत है, हाई हैंडेडनेस है, उसको वो पहले आपका सवाल थोड़ा सा ऑफ वे हो जाएगा। आई थिंक वी हैव अ हेल्दी डिबेट ऑलरेडी, हम इस सब टॉपिक पे कर चुके हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जजेस की अकाउंटेबिलिटी के ऊपर हम क्यों कोई बात नहीं करता? हम सर आई थिंक आई एम ऑडिबल? जी सर हम जजेस की अकाउंटेबिलिटी के ऊपर कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं है? हम सब यहाँ पे, सर भून आप, यूर अ पावरफुल फिगर सिटिंग हेयर, हम सब तकरीबन यहाँ पे लॉयर्स हैं, सब बातें हो जाती हैं लेकिन ये बात नहीं होती है। सर कोई मैकेनिज्म है तो मुझे बता दें। आई वुड लाइक टू एनलाइटन माई सेल्फ एंड अदर पीपल ऑल्सो कि क्या कभी भी जजेस की अकाउंटेबिलिटी को क्वेश्चन करने के लिए वाई देयर इज नथिंग एज येट? थैंक यू। सर एक और इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो बेहतर बात है वो हमारा मुतालबा था कि भाई एक जज कन्फर्म हो जाते हैं हाई कोर्ट के, तो उसके बाद एक्सेप्ट 209 जो भून साहब फरमा रहे हैं वो उनके वो था। अब यह है कि कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग ऑफ द वर्किंग ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, ये आ गया कि भाई उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर। ये पहले होता ये था कि जज जब कंफर्म हो गया तो वो काम करे ना करे, और वो कितना भी करे क्या करे, तो अभी तक मगर वो रूल्स इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, 2 साल हो गए। बट एनी हाउ वी हैव टू, मैं आपको अर्ज कर दूं, उसके रूल्स। बात तो सुन लेना मेरी, पहले सुन तो लेना आप। सर को कह रहे हैं क्वेश्चन क्लोज करने, आप नहीं उनको क्लोज करें, लेकिन मेरा कहना यह है कि उसके मैं वो अगले वाली बात जो अहमद कह रहे हैं वो मैं कहना चाह रहा था कि उनके ऊपर रूल्स नहीं अभी तक बने। वो अगर बन गए हैं या बन रहे हैं तो भून साहब बताएंगे। रूल्स कमेटी की मीटिंग भी हो गई है, उसमें हमने सारी रूल्स कमेटी की मीटिंग जो है वो 9 को कल भी है, उसी पे कि एफिशिएंसी ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ जजेस उनकी वर्किंग के हवाले से वो तकरीबन बन गए हैं। उसको फाइनली हमने फार्मूलेट करके तकरीबन 99% हो गया है। उसका छोटा मोटा देख के हमने कमीशन को वो रेफ़र करना है कि उसमें पीटीआई के सेनेटर भी हैं, गवर्नमेंट से भी अपना नाइक साहब भी हैं, अटॉर्नी जनरल भी हैं, जज साहबान भी हैं, मैं हूँ बार का वहाँ नुमाइंदा, तो वो हमने फ्रेम कर लिए हैं। इंशाल्लाह वो 1-2 दिन में करके तो वो भेज दिए जाएंगे, कमीशन उसको अप्रूव करेगा। थैंक यू वेरी मच। बाकी दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर एन इंफॉर्मेटिव सेशन। अब साइड पे आके बात कर लें, भून साहब को हम रोक के रखेंगे।